भारतवर्ष के शारदा पीठ जम्मू कश्मीर में शारदा यूनिवर्सिटी के एलुमनाई का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। शारदा पीठ और शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी चांसलर गुप्ता जी ने बताया। मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ प्रगाढ़ संबंध भले ही नाम रखने के कारण ही हो गया है। जैसा मुझे बताया गया है कि 2009 में स्थापना के बाद से यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर यूटी तथा लद्दाख यूटी को मिलाकर 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नर्चर करने का काम किया है। और अभी सकीना इट्टू जी भी बता रही लगभग 1000 स्टूडेंट्स अभी वहाँ पढ़ रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन इन दो सेक्टर्स में प्रदीप गुप्ता जी के योगदान की मैं प्रशंसा करता हूँ। विमेन एम्पावरमेंट और विशेष रूप से कोविड पैंडेमिक के दौरान उनका एक जीवन को बचाने के लिए जो योगदान रहा उसे सदैव याद रखना जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है कि शिक्षा माने एजुकेशन की एक अपूर्व निधि है कि 11वीं सदी में कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में लिखा था कि नॉलेज और आर्ट्स की देवी शारदा का प्राचीन स्थल कश्मीर के गंग भेद कुंड में ही था, उसी के आसपास था। और उन्होंने लिखा भी, देवी भेद गिरे श्रृंगे गंगोद भेदुश्चई स्वयं सर्वंत दृश्यन्ते यत्र हंस रूपा सरस्वती। मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा पीठ के होनहार यूथ की यात्रा भारतवर्ष में उज्ज्वल भविष्य में अपना योगदान देने में समर्थ हो। एक छोटी कहानी से मैं बात शुरू करूंगा। 1938 में अमेरिका में जन्मे स्टीवर्ट ब्रैंड वो आमतौर पर एक प्रोजेक्ट डेवलपर के रूप में, एक ऑथर के रूप में जाना जाता है। 30 वर्ष की उम्र में यानी 1968 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया। उसका नाम था होल अर्थ कैटलॉग। 1974 में इस मैगजीन का जो फाइनल वर्जन प्रिंट हुआ उसमें स्टीवर्ट ने बैक पेज पर एक कोट लिखा था और आई विल कोट, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैगजीन आगे चल करके बंद हो गई और इस कोट को वहां के लोग भी भूल गए। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्टीवर्ट ब्रैंड ने इन दो शब्दों के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहा था वो अपनी जिंदगी में, लाइफ में रिस्क लें, स्टेटस को सदैव चुनौती दें और नए इन्वेंशन के लिए नई चीजों को आजमाने से कभी न डरें। इन दो शब्दों का मतलब है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलकर जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं अनकन्वेंशनल रास्ते को चुनने की जरूरत है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की आवश्यकता है और गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से सीखते हुए रिसेप्टिव बने रहने की भी जरूरत है। शारदा यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई यहाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आइए अपने फील्ड में नया इन्वेंट और इनोवेट करने का संकल्प लीजिए, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करने का संकल्प लीजिए ताकि लोग और देश आपकी उपलब्धियों को सदैव याद रखे। आपके आइडियाज और शारदा यूनिवर्सिटी में आपकी एजुकेशन एक बेहतर दुनिया बनाने में सहायक हो सके, इसके लिए जीवन में प्रयत्न करिए। साथियों, फैकल्टी मेंबर से भी मैं कहना चाहूँगा
मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अगले जो 2 दशक हैं ये विश्व की नॉलेज इकोनॉमी के लिए सबसे सुटेबल पीरियड होने वाला है, सबसे सर्वोत्तम समय होने वाला है। नॉलेज कीपर के रूप में आप यूनिवर्सिटी में अर्जित अपने एक्सपीरियंस को कैसे इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और यही मैं समझता हूं कि फैकल्टी मेंबर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में हमारा देश शामिल हो गया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। अब इन 5 देशों में आपस में बड़ा कंपटीशन है। कैसे कैंपस में मौजूद एक्सपर्टीज विकास को गति दे सकें और एक लक्ष्य जो देश ने और माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण आज देश ने तय किया है, वो विकसित भारत। जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएं तो विकसित भारत का हम निर्माण कैसे करें। 2 महीने पहले जब चीन ने डीप से AI मॉडल लॉन्च किया था, तब इस बात की बहस हमारे देश में भी हो रही थी, दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही थी। और हम तो यही चर्चा कर रहे थे कि क्या भारत की टेक पावर और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह के ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार हैं या नहीं। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स हैं आज सिर्फ टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं रह गए, बल्कि सभी सेक्टर्स को वो आज प्रभावित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए साइंस हो, मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, अकाउंटिंग हो, मीडिया हो, फिल्म्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, इन क्षेत्रों में भी इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसलिए चर्चा बड़ी स्वाभाविक है कि हम डीप से और ग्रॉक जैसे AI मॉडल अब तक क्यों नहीं बना पाए। और इस तरह की चर्चा ऐसे यंग माइंड के बीच ही होगी, यूनिवर्सिटीज के बीच ही होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि अमेरिका और चीन AI मॉडल जैसी अन्य टेक्नोलॉजी भी निरंतर विकसित कर रहे हैं और भारत इन टेक्नोलॉजीज का सिर्फ यूजर है। और इसलिए खतरा इस बात का है कि कहीं आने वाले समय में भारत माने हमारा देश मात्र डिजिटल कॉलोनी बनकर न रह जाए। और इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा और इस स्थिति से बचना होगा कि अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स इन्वेंट करने की क्षमता जल्द से जल्द अपने युवाओं में पैदा करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आगे आए। आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका ऐसी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थाओं की होने वाली है। इनोवेशन के लिए हमारे पास निश्चित रूप से एक विजन होना चाहिए और इस विजन को शारदा यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ावा देने का काम करें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। मैं समझता हूँ एक साहसी और क्यूरियस माइंड इनोवेट कर सकता है और ऐसे माइंड की नर्सरिंग केवल और केवल कैंपस, फिर लैब और उसके पश्चात फील्ड में ही संभव है। इस प्रक्रिया में सभी टीचर्स को भी ध्यान रखना होगा। वो किसी एक स्टूडेंट का विजन नहीं है, बल्कि वो पूरे देश का विजन है और इसलिए पूरी गंभीरता से हर एक स्टूडेंट के टैलेंट को अनुकूल वातावरण मिले, अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था हमें कैंपसेस में सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हर एक फैकल्टी मेंबर्स के मन में ये बात गहरे रूप से बैठ जाए। एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन का संग्रह नहीं है, वो जमाना बीत गया। एजुकेशन एक दुर्लभ अवसर है। एजुकेशन असीम शक्ति का दूसरा नाम है। एजुकेशन एकमात्र अनमोल संपत्ति है और एजुकेशन नन्हे दिए की भांति है जिसमें विराट अंधकार को हराने की क्षमता है। आज अनेक एलुमनाई ऐसे भी होंगे
जिन्होंने अपने कैरियर में ठीक ठाक अनुभव प्राप्त किया होगा। मेरा मानना है कि एलुमनाई नेटवर्किंग और मेंटरशिप में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एलुमनाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं, नॉलेज शेयरिंग में भी मदद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन के लिए वो एक रोल मॉडल के रूप में भी काम करते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज और राष्ट्र को लौटाने के लिए आपको अपनी नौकरी या अपने इंटरप्राइजेज में वैल्यू बेस्ड सिस्टम को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि अपनी पूर्ण क्षमता आप विकसित करते हुए अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकें। युवा साथियों और फैकल्टी मेंबर्स, 4 शब्दों के बाद स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश के बाद मैं आप सभी से एक 8 शब्दों 8 वर्ड्स के सूत्र की चर्चा करना चाहूँगा, जो पहली शताब्दी में सन 170 के आसपास रोमन किंग मार्कस ऑरेलियस ने कहे थे। और उन्होंने कहा था कि आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हम विचार बनाते हैं। हमारे जो कुछ बनने की संभावना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम सोचते कैसा है। और अमेरिकन दार्शनिक और कवि इमर्सन का कहना था, ए मैन इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। और इसलिए हम सदैव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। मेंटल एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में आपके लिए कुछ भी अचीव करना असंभव नहीं है। ये बात मैं समझता हूँ आपको ध्यान होगी। नील आर्मस्ट्रांग से जब पूछा गया चंद्रमा पर जाने के बाद, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन। तो उसने कहा कि मेरा बस चले तो डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड को मैं सदा सदा के लिए खत्म कर दूंगा। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कभी कहा था, एंड आई कोट, इफ यू लुक इनटू योर ओन हार्ट एंड यू फाइंड नथिंग रॉन्ग देयर, व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट, व्हाट इज देयर टू फियर, अनकोट। मैं मानता हूं क्रिएटर वही हो सकता है जो निर्भीक होकर बिना डर के पॉजिटिव तरीके से समाज की समृद्धि और राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। आज का तीसरा मंत्र 2 मैंने आपके सामने रखे, जो मेरा अनुभव है, वह है पार्टनरशिप। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा, यूनिवर्सिटी या कैंपसेस या कोई कॉलेज आइलैंड की तरह काम आज की दुनिया में नहीं कर सकता है। वो इकॉनमी के मुख्य धारा के अंग कैसे बने, इस पर उन्हें निरंतर विचार करना होगा। उन कैंपस के बाहर इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है, उससे अलग अलग रह करके और कटे रह करके हम कभी विकसित भारत की यात्रा में न तो सहयोग कर सकते हैं, न हम अपने स्टूडेंट्स का भविष्य बना सकते हैं। इसलिए हमारी तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच जो डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है, इसे जल्दी से जल्दी कैसे समाप्त किया जाए। और इस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री को भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपस में चर्चा भी करनी होगी, क्लोज कोलैबोरेशन में काम भी करना होगा। इससे ही नए इन्वेंशन और आउटकम बेस्ड रिसर्च को गति हम दे पाएंगे। आप सब जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इनोवेशन इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए और रिसर्च आउटकम तथा पेटेंट पर पिछले 10-11 वर्षों में हमारे देश में बहुत ही बल दिया है। एक समय था जब इस दिशा में भारत काफी पीछे हुआ करता था। अगर आंकड़ों की बात मैं करूं, 2013-14 में पूरे भारतवर्ष में 4000 पेटेंट ऑफिशियल तौर पर मंजूर किए गए थे, लेकिन
23-24 में यह संख्या आज बढ़ करके 1 लाख के ऊपर हो गई है। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और आज की जो गति है भारत की, हर 6 मिनट में एक नई टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश का युवा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न देश में स्थापित किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स कॉमर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनकी चिंता में नहीं, उनकी चर्चा में नहीं कर रहा। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है, 33% से ज़्यादा बच्चियों के, महिलाओं के स्टार्टअप रजिस्टर हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे खुशी की बात है। 2024 में हमारे इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशंस में 36.4% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ट्रेडमार्क फाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो आज भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है। यानी पिछले 10-11 सालों में व्यापक परिवर्तन इस देश में हुआ है। और मैं मानता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस देश के विकसित भारत की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। आज बड़ी चर्चा है नॉलेज इकोनॉमी की, देश के अंदर भी, दुनिया में भी। मित्रों, मैं केवल बहुत संक्षेप में 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक समय था कि 11वीं शताब्दी के आसपास वर्ल्ड जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन था, हमारे देश का जो कंट्रीब्यूशन था, वो 33% से ज़्यादा हुआ करता था। 15वीं 15th सेंचुरी आते आते कंट्रीब्यूशन घटकर लगभग 25% हो गया। उसके बाद वो गुलामी का कालखंड देश का प्रारंभ होता है। विदेशी आक्रांता अंग्रेज आए, धन, यश, वैभव, देश का सब कुछ लूट कर ले गए। हमारी शिक्षा पद्धति को, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। 1950 में जब सर्वेक्षण किया गया, यंगस मेडिसिन आज दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने एक रिसर्च पेपर भी हाल ही में पब्लिश किया। आप में से अनेक लोगों ने उसको पढ़ा हो। 1950 में भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 4% रह गया। इतिहास ने फिर करवट बदला। जो चर्चा मैं कर रहा था 10-11 सालों की, उसका प्रतिफल ये हुआ है कि 2023 में जो आकलन किया गया है, जो अध्ययन किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आज वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% से ज्यादा हो गया है। अब ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं, हमको फिर से उस स्थान पर पहुंचना है। दुनिया की जीडीपी में 33-34% कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि नॉलेज इकोनॉमी हमारे पूर्वजों की, खासतौर से हिंदुस्तान के लोगों की धरोहर रही है। शारदा पीठ की यहाँ चर्चा हुई, अनेक नाम मैं गिना सकता हूँ, नालंदा, तक्षशिला, हजारों ऐसे शिक्षण संस्थान थे जहाँ देश के नहीं, दुनिया के सभी देशों से लोग आया करते थे। और जब हमारा कंट्रीब्यूशन 33% था, तो जो आज दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1% से भी नीचे था। और क्यों था? क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ इनोवेशन होता था, वहाँ इन्वेंशन होता था, वहाँ रिसर्च होता था। और मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक इतिहास की घटना है, आप सब जानते हैं, सिकंदर का नाम आप सबने सुना होगा, पोरस का भी नाम सुना होगा आपने। सिकंदर और पोरस की दोस्ती का राज क्या है? मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी जरूर इस बात को जानते हैं। जब सिकंदर ने तय किया आक्रमण करने का मगध सेना पर, तो आक्रमण के पहले उसने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर माने जासूस। वो आए और हालचाल लेकर के वो देख रहे थे कि मगध की तैयारी क्या है। तो गुप्तचरों ने जाकर के सिकंदर को बताया कि जो तैयारी है मगध सेना की, लाखों की संख्या में घोड़े और हाथी पर सवार सैनिक हैं तलवार लेकर के, और असंख्य लोग पैदल हाथों में तलवार लेकर के युद्ध के लिए प्रतीक्षारत थे। सिकंदर के पांव उखड़ गए, वापस जाने लगा। रास्ते में जंगल में उसे पोरस से, पुर्राज से भेंट होती है और वही उनकी दोस्ती हुई। और जानते हैं पोरस ने उनको क्या गिफ्ट किया था?
इग्नॉट स्टील, जिससे दुनिया की सबसे बेहतर तलवार बनती थी और वो केवल भारत में बनती थी। वही दोस्ती का राज। दूसरा उदाहरण मैं आप सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन, थियरी ऑफ ग्रेविटी सबने पढ़ी है जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो कभी मेंबर हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन भाषण दे रहे हैं कि साइंस के पास, विज्ञान के पास समुद्र में पानी के जहाज कैसे चले, नेविगेशन का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं। जिस दिन सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, उसके सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन सेलर्स, माने हमारे समुद्री जहाज, भारत का स्टील, टेक्सटाइल, भारत में बने हुए सामान लेकर के सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे तक जाते थे। हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बन गए थे कि हमारे पास बड़ी गोल्ड माइंस थी और न हम लूट करके ले आए थे सोना। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन सामान बनाने वाले देश थे। ये सामान हम दुनिया में जाकर एक्सपोर्ट करते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे। ये भारत था उस समय का, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे ऐसे कैंपसेस का था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का था। वक्त में फिर करोड़ बदला है, और मैं एनईपी को मैं समझता हूं कि देश के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मानता हूं। इसको सही मायने में हम जमीन पर उतार सकें, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है लिखने की, अखबार पढ़ने की। अब बच्चों की तरह मैं टैबलेट पर अखबार नहीं पढ़ सकता। तो जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कैसे इससे बाहर निकले, जिनको आदत पड़ी हुई है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की, जिसको आदत पड़ी हुई है जो हम कह रहे हैं वही सही है। मैं समझता हूँ हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, और ये बहुत बड़ा अवसर देश को मिला है। इसे सही मायने में हम जमीन पर उतारे। जम्मू कश्मीर में मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इसके लिए सही प्रयास, एनईपी कैसे लागू हो, इसमें अच्छा प्रयास यहाँ हुआ है, और आइडियल चेंज की तरफ जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय जा रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं समय जाया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि चाहे हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एक स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में वो डेवलप हो रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, स्कॉस्ट कश्मीर हो, स्कॉस्ट जम्मू हो, अनेक। और उन्होंने डिजाइन योर ओन डिग्री, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात एनईपी में की जाती है। बच्चे को आप जबरदस्ती वो पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। रैंकिंग की मैं बात करूँ तो कई यूनिवर्सिटीज का नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। इनोवेटिव चेंजेज हायर एजुकेशन में हो रहे हैं, और फोकस मुझे लगता है क्यूरियोसिटी और पैशन, रिसर्च और फील्ड स्टडी, इन चारों चीज़ों पर यूनिवर्सिटीज काफ़ी कंसंट्रेट कर रही हैं। सब्जेक्ट्स के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, और किताबों की बजाय मैं समझता हूँ कि अनुभव फील्ड लर्निंग से हो, इस पर हमें बल देने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि हमने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है तो मैं बहुत बड़ा विद्वान। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ कि बहुत देश और दुनिया में ऐसे लोग हुए जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो काम किया दुनिया में, वो बहुत बड़ा काम किया। कबीरदास का नाम आप सब जानते हैं, जो भी हिंदी जानता है। वो अपना नाम लिखना भी नहीं जानते थे, और 1000 से ज्यादा पीएचडी आज कबीरदास पर हो गई। जिनका नाम मैं ले रहा था सर आइजैक न्यूटन, वो कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन दुनिया को जो उन्होंने आविष्कार खोज करके दिया, आज पूरी दुनिया को बदल दिया। ऐसे अनेक नाम मैं गिना सकता हूँ, समय नहीं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम अधिक से अधिक मिले। वो क्या पढ़ना चाहता है अपनी डिग्री के विषय में, वो स्वयं फैसला ले सके। उसको आप गाइड करिए, मेंटर करिए। मुझे लगता है ये तो आवश्यक है। और मैं कह सकता हूँ कि दूसरी बात, लगभग जम्मू कश्मीर की हर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मुझे जाने का अवसर मिला है। जो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए है, जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं गया हूँ,
मिनिमम 70% गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मिनिमम 70% से ज़्यादा ही बच्चियां हासिल कर रही हैं। युवा व्यक्तित्व में संतुलन रहे, उनके भीतर चेतना की लौ जलाई जा सके, ताकि वो नई ऊर्जा और नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का काम करें। विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत की यात्रा में आप अपना योगदान दें, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं शारदा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स से भी कहूंगा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर की भी आप देखिए, मेहनत से लोगों ने बनाया है और युवाओं को क्रिएटिविटी, उनके संकल्प को सामर्थ्य कैसे शिखर तक वो छू सकें, इसमें प्रयास भी हो रहा है। और भविष्य का हमारा मॉडल भी यही होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स के साथ पार्टनरशिप हम लगातार कायम रखें, कम्युनिकेशन संवाद के द्वारा इस अभियान को और तेज करें। युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं देनी है, ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बल्कि उन्हें ऐसे स्किल्स देने जिससे वो जीवन में कुछ नया करने, नया सीखने, नया इन्वेंट करने में सफल हो सके। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने भी एलुमनाई यहाँ उपस्थित हैं, 2047 में आप अपने कैरियर के पीक पॉइंट पर होंगे। हमारे जैसे लोग उस समय नहीं रहेंगे, अनेक लोग यहाँ जो बैठे हैं नहीं रहेंगे। उस समय आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन वो जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ को नया आकार देने में सक्षम हो सकता है। और वह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कैसे एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंट के रूप में काम करेंगे, ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाइए, ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा। और इसीलिए अभी से मैं चाहूँगा कि विकास के लक्ष्यों से तथा निर्माण की प्रक्रिया से आप खुद जुड़िए। युवाओं को परिवर्तन का वाहक, आपको एजेंट ऑफ चेंज या मैं कहूँ कैटलिस्ट ऑफ चेंज बनने की जरूरत है, डेवलपमेंट सोल्जर बनने की जरूरत है। और शारदा यूनिवर्सिटी और फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स से मैं अर्ज करूंगा कि अपने स्किल्स और अपने आइडियाज़ को विकास के संकल्प के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसको कैसे हम साकार कर सकते हैं, इस पर आप सोचिए। मैं मानता हूँ इनोवेशन भविष्य में विकास को निर्धारित करेगा और मुझे यकीन है कि शारदा यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के दूरदर्शी दृष्टिकोण और इनोवेशन के प्रति समर्पण एक नॉलेज सोसाइटी विकसित करने में हमारा सहयोग करेगी। मैं शारदा यूनिवर्सिटी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यहाँ जो बच्चे हमारे हैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में शारदा यूनिवर्सिटी केवल बच्चों को न ले जाए पढ़ाने के लिए, बल्कि उन्हें और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काम करे। ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह होगा। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यही अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।